नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, 12 सालों में पहली बार मोदी सरकार को घुटनों पर ला देने वाले जैन जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में फिर भाषा को लेकर एक अजब गजब तरीके की ध्वनि सुनाई दे रही है। जैन जी कैसे मोदी सरकार को घुटनों पर लेकर आया, ये देश ने देखा और उसके बाद से किस जबरदस्त तरीके की तिलमिलाहट, बौखलाहट पूरे के पूरे कुनबे में, खेमे में मची हुई है। अब जो जैन जी का रुख है, रूप है, उसके बाद से आपने देखा था कि उन्हें क्या-क्या कहा गया था। गटर जनरेशन, देशद्रोही, संविधान विरोधी। और अब उसी जैन जी को लेकर कहीं असली जैन जी, नकली जैन जी की एक जो राग है, वो आलापा जा रहा है। और इस पूरी जो सिलसिला है, जंजी अपना जो रुख है, रवैया बदल नहीं रहा है। उसने लाठियाँ खाई, डंडे खाई, पैलेट गन तक चली और फिर उसके बाद कैसे उस आंदोलन को कहीं बोथरा साबित करने की कोशिश हुई, लेकिन नहीं चल पाई। और अब बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब निरंतर मांगे जा रहे हैं। विपक्ष तो पहले से ही हमलावर था और जो देश के युवाओं की समस्या है, वो राहुल गांधी बहुत लंबे वक्त से उठाते चले आ रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। इंडिया ब्लॉक ने बहुत प्रश्न किए लेकिन सरकार के समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ जरूर आया। वो झुकी जरूर, लेकिन जब लग रहा है कि हर दांव उल्टा पड़ रहा है, हर कोशिश विफल हो रही है, तो फिर वही राग। अब जैसा मैंने कहा, असली जैन जी, नकली जैन जी। और इन सब के बीच जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं, डॉक्टर मोहन भागवत, वे भी जो ये जैन जी है और अल्फा जी है, उससे कहीं रूबरू होने वाले सीधे। मोदी जी तो रील के जरिए मिल रहे हैं। मोदी जी संसद में नहीं आ रहे हैं, अमित शाह संसद से लगातार भाग रहे हैं। तो ये जो सब चल रहा है, जो अब ये एक नई कहीं जो अ, सिलसिला शुरू हुआ है, कहीं ये जो राग बीजेपी है, तो इसके मायने क्या है? ये किस तरफ बढ़ रहा है मामला? कैसे ये जो कोशिश हो रही थी कि किसी तरह से सुलझे, निपटे, लेकिन सुलझने निपटने की बजाय ये उलझती जा रही है फिल्म। तो इसी सब को समझने, बूझने हम जो हर दिन बात करते हैं प्रोफेसर अभय दुबे साहब से, सीधे चलेंगे अभय दुबे साहब के पास। अभय सर, बहुत-बहुत स्वागत। अबे सर, ये जो कहीं निकल रहा है कि असली जैन जी, नकली जैन जी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पूरा अभिजीत दीपके वाला जो कहीं रहा है सिलसिला, उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न संघ के लोगों द्वारा उठाए जा रहे हैं कि वहां किस तरह से नारे गढ़े गए, किस तरह से उनको कहीं फंडिंग हुई, अलग अलग चीजें निकल रही हैं। और कई ऐसे जो हैं, जबकि वहां उन्होंने खुद ने कहा था कि कितने लोग जो हैं असामाजिक तत्व और तमाम। तो एक तो ये, और दूसरा अब जो चलता रहा है जो राहुल गांधी वर्सेस मोदी, राहुल गांधी वर्सेस आरएस, लेकिन अब सीधे जैन जी को लेकर है कि अभी पहले डॉक्टर मोहन भागवत जी आ रहे हैं। 6 तारीख को उनका मुंबई में एक जलसा होने जा रहा है जिसमें वो जैन जी भी और अफरा जी के साथ भी कहीं उनका सीधा संवाद होने वाला है। मोदी जी तो रील के थ्रू बात कर रहे हैं और वो जो संवाद है उसमें पीछे कहीं अंबानी है, अंबानी का परिसर उसमें तैयार है उस आयोजन के लिए। तो इस सब को देखते हुए शुरुआत आपकी अभय सर। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रोजेक्ट क्या है, इसको समझना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवकों का एक संसार बनाना चाहता है, स्वयंसेवकों का एक भारत बनाना चाहता है। जो लोग स्वयंसेवक बन चुके हैं वो उसके इस भारत के सदस्य हैं, और जिन लोगों में स्वयंसेवक बनने की संभावनाएं हैं वे उस भारत के सदस्य हैं। इसके अलावा बाकी सारा भारत उनके लिए बेकार है, नाकारा है, नकली है, या आप कहिए कि वो भारतीय होने योग्य नहीं है। क्योंकि उनकी भारतीयता की कुछ परिभाषाएं हैं, भारतीयकरण की कुछ परिभाषाएं हैं, अभी से नहीं, बलराज माधोक के जमाने से भारतीयकरण शब्द उन्होंने निकाला था, उसके जमाने से ही चल रहा है। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है। अब जैसे एक नई पीढ़ी अपने आप को जैन जी के तौर पर अपनी शिनाख्त करवा रही है राष्ट्रीय मंच पर, राजनीतिक मंच पर, प्रदेशों की राजधानियों में देश की राजधानी शिनाख्त करा रही है। तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सोचता है कि हम जब तक हम अपनी कैटेगरी में इसको ना फिट कर रहे हैं तब तक हम उसको मान्यता कैसे दें। तो उन्होंने तुरंत पहले तो जो ये जो आंदोलनकारी जैनजी है, इस जैनजी को उन्होंने पहले खारिज किया, वो कहा कि ये नकली है, और फिर अब अपने स्वयंसेवकों को वहां बैठाएंगे। भाई, जो जैनजी की जो उम्र होती है 15 साल से
30 साल के बीच में इस उम्र के तो बहुत सारे स्वयंसेवक उनके पास होंगे, तो उन स्वयंसेवकों को बैठाएंगे, उनके साथ जलसा करेंगे। तो अभिजीत दीपके ने टिप्पणी की है कि भाई इतने बुजुर्ग आदमी, मोहन भागवत काफी बुजुर्ग आदमी है, उनसे बातचीत करके क्या होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास जो है वो युवा चेहरे नहीं है जो जेनजी के साथ संवाद स्थापित करें। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रकार की बहुत सारी तिकड़में हमेशा करता रहता है। उसने कई कैटेगरी बना रखी, एक बाल शाखा, एक शिशु शाखा होती है उसकी, जी अभी की नहीं हमेशा से, आप तो जानते ही होंगे। जी जी एक बाल शाखा होती है उनकी, एक तरुण शाखा होती है उनकी। उसके बाद में जो पक्की उम्र के लोग हैं उनकी अलग प्रभात शाखाएं होती हैं, क्योंकि दिन में दुकान में जा बैठना पड़ता है, व्यवसाय में जाना पड़ता है, इसलिए उनको सुबह सुबह की अपनी शाखाएं होती हैं। ये बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, उनको शाम को शाखा में बुलाते हैं। स्त्रियों की अलग राष्ट्र सेविका समिति है उनकी, वो भी आरएसएस हुई, राष्ट्र सेविका समिति, जिसमें बहुत मशहूर अध्ययन है इतिहासकार तनिका सरकार का। तो ये सब उनका पहले से है मामला, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब उसी में जो बाल शाखा और तरुण शाखा के बीच के कुछ स्वयंसेवकों को पकड़ के उसको कहेंगे ये जेनजी स्वयंसेवक है, हमारे पास भी जेनजी है, हमारी अपनी जेनजी है। नहीं, वो तरुण शाखा का तो वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी इतनी बड़ी तरुण शाखा फौज, तरुण जो फौज है, वही मैं कह रहा हूँ, वो हमारी जेनजी है। अब वहां पे गाने गाए जाएंगे, रक्त शिराओं में राणा का रह रहे आज हिलोरें लेता, मातृभूमि का कण कण तरण तरण हमको आज निमंत्रण देता। इस प्रकार के पुराने जमाने वाले गीत सब गाए जाएंगे वहां पे। तो वो तो राष्ट्रीय सब है, जैन जी भी है, जैन अल्फा भी है, और आगे भी जो इस तरह की पीढ़ियां आने वाली होंगी वो भी सब है। सवाल प्रश्न इस बात का नहीं है कि आप उस उम्र के लोगों को एक जगह जमा कर लेंगे। ये तो कोई भी पार्टी कर सकती है, कम्युनिस्ट पार्टी कर सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी के पास क्या इस उम्र के कार्यकर्ता नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी के पास क्या 20 साल के, 22 साल के तमाम छात्र संगठन में बहुत सारे लोग हैं। कम्युनिस्ट पार्टी उनको बिठा कह रही है हमारे जेनजी है, ये कम्युनिस्ट जेनजी है, वो संघ के जेनजी है, हिंदुत्ववादी जेनजी है। हर एक अपने आप को जेनजी कहेगा। जेनजी उम्र से नहीं है, उम्र तो उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन केवल उम्र के हो जाने से जेनजी नहीं होता। जेनजी एक एटीट्यूड का नाम है, एक रवैये का नाम है, एक आग्रह का नाम है जेनजी, एक नजरिए का नाम है जेनजी। और वो नजरिया ये है जिसको राहुल गांधी ने अभी संसद में व्यक्त किया था। राहुल गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने एक स्टूडेंट से बात की, एक लड़की से बात की, छात्रा से बात की, और उस छात्रा ने कहा कि जिज्ञासु हूं, यही मेरी खास बात है, मैं ट्रुथ सीकर हूं, मैं जिज्ञासु हूं, यही मेरी खास बात है। यही तो कहा उस छात्रा ने। साथ में उस छात्रा ने राहुल गांधी को यह भी बताया जो उन्होंने संसद को बताया, इसको सुनकर बीजेपी वाले बौखला गए। राहुल गांधी को उसने ये भी बताया कि जो लोग कहते हैं कि वो ट्रुथ सीकर नहीं है, बल्कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उन्हें सत्य मिल चुका है, और बस वो केवल एक उनमें ईश्वरीय प्रतिभा, ईश्वरीय क्षमता आ गई है, दैवी क्षमता आ गई है उसकी वजह से। तो उसको वो स्टूडेंट कहता है कि वो इडियट्स हैं, और उन इडियट को, जो इडियट कहता है उसको मान लेना, उसकी दैवी क्षमता आपको स्वीकार करने वाले वो अंधभक्त है। ये तीसरी कैटेगरी है, भक्त कैटेगरी है। तो ये सब राहुल गांधी कह चुके हैं कि जेनजी कौन है? जेनजी वो है जो जिज्ञासु है, और स्वयंसेवक कभी जिज्ञासु नहीं हो सकता। स्वयंसेवक जो है वो जिज्ञासु नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी आप आरएसएस के स्वयंसेवक से बात कीजिए, वो यही अपनी 2 वाक्य बोलेगा, 2 वाक्य में कम से कम 10-12 बार स्पष्ट शब्द का इस्तेमाल करेगा। आप कभी आजमा के देखिए, ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट, सब कुछ उसके लिए स्पष्ट है। अस्पष्टता की उसके पास कोई जगह ही नहीं है। ये स्पष्ट है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये सब स्पष्ट है। स्पष्ट है कैसा होना चाहिए, सब स्पष्ट है उसके लिए। ये होता है, इसलिए उनके पास कोई जेनजी वगैरह नहीं है। उसके पास जेनजी की उम्र के लोग हैं जो उनके साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनको वो बैठाएंगे और वो एक ऐसा प्रपंच बनाएंगे, ये जेनजी हो गया। उनके पास कोई जेनजी स्वयंसेवक नहीं हो सकता। स्वयंसेवक और जेनजी एक दूसरे की एंटीथीसिस है। बहुत सही। जेनजी का दिमाग दोनों सिरों पर खुला हुआ है, स्वयंसेवक का दिमाग दोनों सिरों से बंद है। अबे सर ये भी चल रहा है, देखिए अभी जो चीजें चल रही हैं उसमें कहीं वो जो जंतर मंतर, उसमें वहां की वीडियोस हमारे पास ढेरों हैं, कैसे
भारत को जो है नेपाल, भारत को श्रीलंका बनाने की कहीं कोई बातें हो रही थी और किस तरीके से भड़काया जा रहा था। ये चीजें, और वो बाकी चीजें नहीं देख पा रहे हैं कि जो वहां पुलिस के अत्याचार, अन्याय, जो लड़कियों के साथ जो हुआ, बाकी जिस तरीके से खुद स्वयं जो कहा गया कि इतने जो उन्होंने कहा कि ये जो इसमें गलत लोग घुस गए, लेकिन वो गलत लोग कौन थे आज तक कुछ भी क्लियर नहीं। आप नंबर्स दे रहे हैं, देखिए पीटने वो वाले, मारने उनको वाले। ये कहने दीजिए, उनको ये कहने दीजिए, उनको ये करने दीजिए। ये बहुत ही इन तमाम हथकंडों की हम लोग का पूर्वानुमान लगा सकते थे और लगाया हमने। वही हो रहा है कि आपने नहीं, आप बताइए संजीव जी, क्या आपने नहीं अनुमान लगाया था कि ये लोग ऐसा कहेंगे? हम तो पहले से जानते हैं कि ऐसा ऐसा कहेंगे ये। इनकी ये रणनीति, इनकी रणनीतियों से हम पूर्व परिचित हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। और ये करके वो जिनके बारे में ये कह रहे हैं वो भी परिचित है, पूर्व परिचित, ये सब लोग ये कहेंगे ही कहेंगे। और ये देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो पहले से कह रहे थे कि भारत का जो जेनजी है वो संस्कारी है, तो कह रहे थे ना ये लोग पहले से। आरएसएस वाले भी कह रहे थे, नितिन नवीन भी कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि भारत का जेनजी संस्कारी है। वो ऐसा नहीं करेगा जैसा कि नेपाल में, श्रीलंका में हुआ। तो उन्होंने ऐसा किया भी नहीं। हमारी व्याख्या तो ये है कि जंतर मंतर पे जो पुलिस ने उनका निर्मम दमन किया, उसमें जेनजी ने जिस तरह उस दमन को झेला, उससे गांधी की शख्सियत फिर से खड़ी हो गई। जब वहां पे एक लड़का कहता है पुलिस वालों से, 20 तारीख के बाद की बात है, कि आज लाठी नहीं चलाएंगे क्या, 2-3 लाठी मार दीजिए, हम आए नहीं थे 20 तारीख को, तो हम दमन झेलने के लिए तैयार हैं। और दमन झेलना जो है वो लोकतांत्रिक होना है। दमन झेलना जो है वो लोकतांत्रिक होना है, लोकतंत्र का तरफदार होना है, लोकतंत्र का पैरोकार होना है। और लोकतंत्र की पैरोकारी के लिए हम लाठी झेलने के लिए तैयार हैं, मासूम गैस के लिए तैयार हैं, उसके लिए हम पैलेट गन का सामना करने के लिए तैयार हैं, और भी कुछ आप करना चाहें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब इसमें एक चीज ये भी कि विद्यार्थियों ने तो कहीं मांग नहीं की कि हमें माफ कर दीजिए। मोदी जी ने स्वयं होके एक स्वयंभू तरीके से उन्होंने माफ कर दिया। दूसरी चीज जो है, जो संजीव जी, बातें, मोदी जी नैरेटिव चलाते हैं। देखिए मोदी, ये भी एक्सपेक्टेड है, मैं ये कह रहा हूं, ये भी इनके सतकंडे से भी हम पूर्व परिचित हैं। कितने बार वो कह चुके हैं मेरी मां को गाली दी गई, पहली बार है, केवल उन्हीं की मां है हिंदुस्तान में इसको गाली दी जाती है। हकीकत क्या है, मोदी जी की मां को कोई गाली नहीं दी गई, किसी ने नहीं दी। मोदी जी को गाली दी गई, ये सही बात है। जिस गाली का वो जिक्र कर रहे हैं, जिसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो गाली मोदी जी की मां को नहीं है, वो मोदी जी को दी गई गाली है। क्योंकि उस गाली में जो पाप निहित है, वो पाप मोदी जी का किया हुआ है, इसलिए गाली मोदी जी को दी गई है। मोदी जी बार बार कहते हैं मेरी मां को गाली दी गई, मेरी मां को गाली दी गई। बिहार के चुनाव में कई जगह कह चुके हैं मेरी मां को गाली दी गई। लेकिन हकीकत यह है कि मोदी जी की मां को कभी गाली नहीं दी गई, किसी ने नहीं दी, किसी को मतलब ही नहीं है मोदी जी की मां से। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी की कुछ जिम्मेदारियां हैं, मोदी जी उस जिम्मेदारियों को पिछले 12 साल से नहीं निभा रहे हैं, किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, जो मन में आ रहा उल्टा सीधा कर रहे हैं, उल्टे सीधे नैरेटिव चलाते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक समूह जो अपनी आवाज बुलंद करता है, उसकी आवाज को साजिश करके उसको कुचलते हैं। धीरे धीरे करके लोगों की नाराजगी इतनी जमा हो गई थी कि लोग गुस्से में फट पड़े और उन्होंने जम के मोदी जी को गालियां दी। अब सर ये तो बिल्कुल है कि झूठ के इसे मामले में तो कैथारसिस कहते हैं। इसे जो है ना, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कैथारसिस कहते हैं। जब आपका क्षोभ इतना बढ़ जाता है तो ये सब गाली वाली देके आप अपने आप को खाली कर लेते हैं। ये जो जंतर मंतर पे हो रहा था वही था। देखिए, और मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से गाली नहीं दी गई। मोदी जी जिस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जिस पद पर बैठे हुए हैं, वहां उनकी जो जिम्मेदारी है, उस पद पर बैठे, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन उन्हें गाली देता? मतलब क्या था? बने रहते आप भारतीय जनता पार्टी के महासचिव या उपाध्यक्ष बने हुए पड़े रहते कोने में, जैसे पहले पड़े रहते। मोदी जी बैठते थे ना अशोक रोड पर, भाजपा का दफ्तर है वहां पे, एक छोटे से कमरे में, जो तमाम महासचिवों के लिए, महामंत्रियों के लिए अलॉट था, आवंटित था कमरा, उसमें बैठते थे। जब पत्रकार लोग कमरे से बाहर निकलते तो नाक के सुर से कमरे के अंदर से कहते थे, भाई मुझसे भी बात कर लो,
बोलते तो नहीं। हमारे हमारे मोदी मध्य भूल प्रदेश गए। के प्रभारी, हमारे मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी रहे, हमने भी देखा है वो दौर। हाँ हाँ, हाँ, जी जी, जी। मैं बता रहा हूँ ना। तो मोदी जी को कौन पूछता है? ये तो एक तरह की इतिहास की एक गति हुई, जिसमें गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया, वहां से उन्होंने अपने तिकड़म करके वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए भाजपा के वो, और भारत के पूंजीपतियों के साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक समझौता किया। उन पतियों ने उनका नाम देश के लिए प्रपोज किया। भाई आज 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 हम और आप बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं इस मंच पे। आप बताइए, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का नाम क्या किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक ने प्रपोज किया, प्रस्तावित किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी ने प्रस्तावित किया, या किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने प्रस्तावित किया? किसने प्रस्तावित किया? किसी मशहूर हिंदुत्व के व्याख्याकार ने प्रस्तावित किया? क्या सावरकर की नुमाइंदगी करने वाले किसी व्यक्ति ने प्रस्तावित किया? किसी विद्वान ने प्रस्तावित किया? किसी किसान नेता ने प्रस्तावित किया? किसी मजदूर नेता ने प्रस्तावित किया? किसने मोदी जी का नाम पहली बार कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, ये किसने प्रस्तावित किया? अनिल अंबानी ने प्रस्तावित किया सबसे पहले। जी 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 जी। अनिल अंबानी सबसे पहले प्रस्तावित किया। मैं इस बात को कह रहा हूं, कोई मेरी बात का खंडन करे, बताएगा अनिल अंबानी से पहले किसी ने ये लाइन कही थी कि देश का राजा ऐसा होना चाहिए? तो भारत के बड़े पूंजीपतियों से एक ऐतिहासिक समझौता नरेंद्र मोदी का हुआ, जिसकी अभिव्यक्ति, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति अनिल अंबानी द्वारा कही गई उस पंक्ति में मिली, और उसी तरह की शक्तियों की नुमाइंदगी करते हुए नरेंद्र मोदी ये देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जिस दिन ये शक्तियां चाहेंगी ये प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उस एक हफ्ते के अंदर मोदी जी की छवि जो है वो डबल जीरो में बदल जाएगी, एक हफ्ते के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अबे सर, ये जो अभी जैन जी को लेकर जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि आरएसएस चीफ आयोजन पहले से ही शायद करा होगा, किया गया होगा, लेकिन जो ये रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, उसके सुर हम देख रहे हैं कि उसके सुर भी वही हैं जो विपक्ष के सुर हैं, और अब उन्होंने भी वही ट्रिगर दबा रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, मोदी को भी कंडेम कर रहे हैं। तो क्या ये जो चीजें कहीं हो रही है, और इसमें जो कहीं जिस तरह संघ अब थोड़ा अग्रेसिव हो गया है, बीजेपी के लोग भी उस तरीके से प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर चुके हैं, तो ये सब चीजें क्या सीधा निशाना होने पर कि अमित शाह को बचाने की जो कोशिशें चल रही हैं वो नहीं आ रहे हैं, खुद नहीं बोल पा रहे हैं, तो संजीव इसको जी, कैसे हम लोग देख सकते हैं? मैं समझ गया आपकी बात। संजीव जी, आप जरा सोचिए, क्या आप कोई सोनम वांगचुक का नाम लेता है? नहीं ले रहे हैं? वो कहां गए? नेपथ्य में चले गए। सोनम वांगचुक नेपथ्य में चले गए, कोई उनका नाम नहीं लेता, कोई मतलब नहीं रहा। उनकी भूमिका जो कुछ भी थी, क्यों नेपथ्य में चले गए नाम? जिस आदमी ने इतना बड़ा अनशन करके उस पूरे कार्यक्रम की साख बढ़ाई, उन्होंने जंतर मंतर के कार्यक्रम में भीड़ जमा करने में, साख बढ़ाने में, उसके प्रति लोगों में उत्सुकता जगाने में उनके अनशन की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बावजूद सोनम वांगचुक क्यों नेपथ्य में चले गए? इसलिए चले गए कि उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा के हाथ से लेकर जूस पी लिया। इसलिए चले गए कि उन्होंने उस कार्यक्रम की प्रमुख मांग पे यू टर्न मार दिया उन्होंने, इसलिए चले गए। अब किसी की हिम्मत है जो सोनम वांगचुक जैसा आचरण करे, अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक जैसा आचरण करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन जो है स्वयंसेवकों वाली जैन जी का आंदोलन नहीं था। ये आंदोलन उनका था जिनको वास्तव में हम लोग जैन जी कहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश में राजनीतिक जो अवसरवादिता है और गवर्नेंस से काट के जो एक राजनीति होती है, उस पूरी को बहुत दुनिया के विभिन्न मंचों पे उन लोगों ने चुनौती दी है। भारत के जैन जी ने चुनौती दी है, बड़ी अनूठी चुनौती है। अभी इसका अध्ययन करना बाकी है, अभी इसके बारे में अंतिम शब्द नहीं कहा गया है, अभी बहुत कुछ कहा जाना बाकी है, बहुत कुछ समझा जाना बाकी है। आज हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो आधी अधूरी समझ के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। अब सर, इसमें एक चीज इसको जो जिस तरीके से ये घटित हो रही है, घटनाक्रम जो सारे के सारे हो रहे हैं, इन घटनाक्रमों में जैसे जो अभी 3 जो उपचुनाव के नतीजे हुए या जो बाकी चीजें पक रही हैं, घट रही हैं, तो ऐसे में हम बार बार जो बात कर रहे हैं
ये जो मूव्स हैं, इन मूव्स के निहितार्थों में क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि आपको मुकाबला तो बहुत अब कठिन होता चला जा रहा है बीजेपी के लिए। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर और कोई वक्त होता तो बहुत आसानी के साथ वो बांकीपुर की सीट जीत लेती। आप पूछिए बिहार के कायस्थों से, उन्होंने अंतिम बार बीजेपी के खिलाफ वोट कब दिया था? तो बिहार के कायस्थ वोटरों को जो है ना, वो तारीख याद, वो साल याद नहीं होगी कि अंतिम बार उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट कब दिया था। भाई बांकीपुर में कायस्थ मतदाता काफी है ना, वो तो पटना के बिल्कुल हृदय में है ना बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र, शहरी निर्वाचन क्षेत्र है। कायस्थ मतदाता बहुत बड़े पैमाने पर उसके अंदर हैं, है? नितिन नवीन के पिताजी भी जीते थे, नितिन नवीन भी वहां से जीते थे, 30 साल से भाजपा जीत रही है। तो कायस्थ मतदाताओं की 2 पीढ़ियों को याद नहीं होगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कब वोट दिया है। उन कायस्थ मतदाताओं के एक बड़े हिस्से ने एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दिया जो कायस्थ नहीं है। सब लोग जानते हैं कि जो प्रशांत किशोर है वो तो कायस्थ नहीं है, वो तो ब्राह्मण परिवार से आए हैं। तो प्रशांत किशोर को कायस्थों के भी वोट मिले, प्रशांत किशोर को मुसलमानों के भी वोट मिले, प्रशांत किशोर को यादवों के भी वोट मिले, लेकिन भाजपा के भी वोट खींचे उन्होंने, राष्ट्रीय जनता दल के भी वोट खींचे उन्होंने, और इस तरीके से जीते। क्योंकि माहौल इस तरह का है, वक्त इस तरह का है। प्रशांत किशोर की भी खूबी है उसके अंदर, लेकिन उनकी उस खूबी का जितना बड़ा फल उन्हें प्राप्त हुआ है उसके पीछे ये माहौल बनना है। और इसमें देखिए जो माहौल बना है, ऐसा नहीं किसी ने माहौल बना दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के अपने कुकर्मों की वजह से माहौल बना है। जो राम मंदिर में चोरी कुकर्म नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? सुकर्म है वो क्या? या जो जंतर मंतर पे जिस तरह बच्चों के साथ हिंसा की गई, वो कुकर्म नहीं है क्या? इन कुकर्मों की वजह से ये माहौल बना है इनका। अब आज स्थिति यह है कि कोई इनको ये कोशिश करनी पड़ रही है कि कोई ऐसा हथकंडा ढूंढ लाए, इससे थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाए। नुकसान हुआ है उसमें कमी हुई, नुकसान होना था वो तो हो ही चुका है, नुकसान वो तो बदला नहीं आ सकता, लेकिन अब कुछ रिकवरी हो जाए, कुछ नई बात हो जाए, कुछ पूरी बहस को हम ड्रिल कर दें। बहस ड्रिल नहीं हो रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, संसद में आ नहीं रहे हैं। अब इस वक्त भाजपा के जो हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पे, वो अमित शाह का एक पुराना भाषण जिसमें वो राहुल गांधी बेफर गए थे, वो उसके टुकड़े डाले जा रहे हैं। जी ताकि लोगों को ये गलतफहमी हो, जैसे अभी संसद में अमित शाह बोल रहे हैं, अमित शाह संसद से नजारत है। हाँ, इस प्रकार की प्रपंची हरकतें करने से क्या होगा? कोई फायदा होगा क्या? पूरा सोशल मीडिया अमित शाह बिफर गए, अमित शाह नाराज हो गए, अमित शाह से राहुल कांप गए, ये सब डाला जा रहा है उसके अंदर। पुराना है मामला, कोई उसको डाल रहे हैं। जी, अब इधर इनका जो इस वाले सत्र जो हो रहा था, इसमें बहुत सारी प्लानिंग्स थी, सब प्लानिंग्स तो धरी रह गई हैं। जिस तरीके से विपक्ष ने एक जबरदस्त मूव किए हैं, जबरदस्त एकजुटता दिखाई और हंगामे और तमाम, और इसके साथ में जो इनके अपने, जब इनके खुद के खेमे में इतनी हड़कंप है, संघ इतना कहीं चिंतित है, दिखता है, तो जो बाकी इनके जो अलायंस पार्टनर है उनमें क्या चल रहा है? अभी मैंने सुन रहा था, मेरे जो बिहार के हमारे सहयोगी साथी बता रहे थे कि संजय झा की कोई पोस्ट है ये जो हार को लेकर, और वो सीधे ठीक रहा जैसे उन्होंने फोड़ा है कहीं। अभी मैं उसको पूरी तरह देख नहीं पाया, अभी बात हुई आपसे बात करने के ठीक पहले, मुझे लेकिन यदि संजय झा की पोस्ट भेजिएगा। जी, अगर ऐसा कुछ है कहीं तो ये क्या कहता है, किस बात का द्योतक माना जाएगा? अगर है, मैं उसको भेजता हूं। मैं आपको नहीं, भाजपा ये इस बात का द्योतक माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की राजनीतिक तंदुरुस्ती खराब है। ये इस बात का द्योतक माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अब जैसे पहले इन 2 घटनाओं से पहले इनकी जो हुलिया थी, जो बड़ी अच्छी लग रही थी, मजबूत लग रही थी, वैसी नहीं रह गई है। अचानक इन कई बीमारियों का अटैक हुआ है, और उसमें न पन्ना प्रमुख बचा है, ना कुछ बचा है उसके अंदर। अब नए सिरे से इनको बहुत सारी कवायदें करनी पड़ेंगी, नए सिरे से संगठन को दुरुस्त करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि ये भी कहा है कि इनकी मशीन पुरानी पड़ गई है। एक मित्र ये भी कहा है कि इनकी मशीन थोड़ी पुरानी पड़ गई है, तो ये भी इसमें चेक करना पड़ेगा कि मशीन पुरानी पड़ गई है, टेक्नोलॉजी हमारी पुरानी हो गई है, नट बोल्ट इसके गड़बड़ है, क्या है कि हमने तेल नहीं ठीक डाला है मशीन के अंदर,
ये सब बातें ना चेक करनी पड़ेंगी। इसीलिए कल आपसे बातचीत करते हुए मैंने कहा था कि इनको एक जांच कमेटी बनानी चाहिए जो ये पता लगाए कि ये लोग चुनाव में किसने उनको वोट नहीं दिया और कौन वोट डालने नहीं गए। तुम जिसने वोट नहीं दिया और कौन वोट डालने नहीं गए, अगर ये इनके ही खाते के लोग हैं या इनका एक बड़ा हिस्सा इनके खाते का है, जिसका मतलब है कि इनके खिलाफ बड़ी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी पनप रही है। जी और जी इनके अपने लोग जो इनके जेबी वोटर होते हैं वो इनका साथ 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 छोड़ के जा रहे हैं। जी जी जी। मैं कल का ही आपने बात हुई, कल का एक करेक्ट कर दूं, कल मैंने गुजरात का जो मांजलपुर सीट का बताया था, वहां सर 1 लाख प्लस से जीत हुई थी। मैं आप 50,000 बता पाया था, उसको पुनः पन्ने पर हटा तो 70,000 मार्जिन कम हुआ है वहां, 70,000 70,000 मार्जिन कम हुआ। कम ठीक हुआ है। है, मैं ठीक है। हाँ वो है। और दूसरा सर हाँ। एक चीज और भी, ये लोग कटघरे में है कि ये जो पूरा जनजी वाला आंदोलन है उसको लेकर इन्हें हीला वाली टोटल हीला वाली ना, उनको वो मुआवजे की बात थी उसकी पूर्ति हुई, बाकी भी देखिए नहीं हुआ। ये लोग थोड़ा समय चाहते हैं। मोदी और शाह जो है थोड़ा समय चाहते हैं, इसलिए उस बीच के समय को भरने के लिए, फिल इन द गैप्स करने के लिए जो है ना, खाली स्थान भरने के लिए ये सब तिकड़में वगैरह की जा रही हैं। ये लोग कुछ और अपने गुंताड़े में हैं, हाँ किसी और गुंताड़े में हैं, जो मैं बार बार ये कह रहा हूं। जी तो वो गुंताड़ा परसीमन हो सकता है या गुंताड़ा कुछ और हो सकता है। सर सर परसीमन कपड़े लेके तभी आएंगे जब उन्हें गारंटी होगी कि इस बार को पास करा लेंगे। मान लो पिछले 4-5 दिन में बिल रखा और नहीं बिल पास हो पाया, तो बहुत ज्यादा इनकी जितनी भदभद पहले वाली गिरने पे हुई थी उससे 100 गुना ज्यादा भदभद होगी, नाक बिल्कुल ही कट जाएगी। तो ये किसी लोग और गुंताड़े में है और बीच में खाली जगह भरने के लिए अपने तमाम ये जुगाड़ुओं को इन्होंने सक्रिय कर रखा है। ये कह दो, वो कह दो, ये वाला भाषण डाल दो, ये कर दो, वहां गाली दे दो, ये कर दो, किसी बच्चे को पकड़ के उससे माफी मंगवा लो वगैरह, ये सब कर रहे हैं। और सब लोग जानते हैं कि ये सब, राहुल गांधी ने कहा नहीं है कि प्रधानमंत्री माफ कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। देश का नौजवान सड़कों पर है, वो बेरोजगार है, वो शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है, उसके दिल में दर्द है, उसको प्रधानमंत्री क्या उसको माफ करेंगे? नहीं, ये सब चलेगा नहीं, शायद अब चलने वाला नहीं है, सब कुछ चलने वाला नहीं है, ये इसके कुछ नहीं, ये सब देखिए, एक घटना कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं। अब जैसे कि ये कुछ भी कहते रहे, कोई भी दलील देते रहे, कुछ भी करते रहे, जो राम मंदिर की चढ़ावा चोरी हुई है वो दाग इनके दामन से कभी नहीं छूटेगा। और जिस दिन की सरकार नहीं रहेगी, जिस दिन असली जांच होगी, उस दिन पता चलेगा कि माल कहां गया था। तब वो माल उन खातों से पकड़ा जाएगा जो खाते आज सरकार होने की वजह से उन खातों को खोला नहीं जा सकता। बहुत सही है, बहुत सही है। अब सर एक और है, देखिए ये तो 6 तारीख को शो है, मोहन भागवत जी कर रहे हैं, और उधर 8 तारीख को जो राहुल गांधी जी का रेगुलर जो कार्यक्रम लंबे वक्त से चल रहा है, जो उन्होंने कोटा से शुरू किया था, कोटा के बाद गए थे वो देहरादून, अब जा रहे हैं वो प्रयागराज। तो जैन जी वाला जो कहीं ये वहां पहुंचेगी असली जैनजी, राहुल गांधी कार्यक्रमों में पहुंचेगी असली जैनजी। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, वो लोग, वो एनएसयूआई के नहीं है लोग। वहां असली जैनजी पहुंचेगी, जिसको असली नकली जैनजी कह रहे हैं, वो मोहन भागवत नकली जैनजी को बुला के रखेंगे, जिसको जैनजी के कपड़े पहनाए होंगे लेकिन जैनजी होगी नहीं। वहां पहुंचेगी असली जैनजी वहां पर। यही फर्क, अगर असली नकली जैनजी का फर्क जानना चाहते हैं तो वो मोहन भागवत और राहुल गांधी के कार्यक्रम की तुलना कर लें। जी जी, बहुत बहुत सही है। और एक और चीज आई है सर, यहाँ बड़ा सब चल रहा है कि इन्होंने नहीं किया, और वहां जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने वहां जो तृषा वाला मसला था उसमें वो उदयनिधि स्टालिन को आज अरेस्ट करवा दिया और बाइक पूरी किया। तो ये संदेश दिए जा रहे हैं, जो ये जैनजी का ही कहीं मुझे लगता है उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं शायद। देखिए ये सब छोटी मोटी तिकड़ में, ये राजनीति में बहुत बड़ा देश है, अलग अलग प्रदेश हैं, उनकी अपनी राजनीति है, उसमें कई बहुत सारे नुक्ते होते हैं, है कि नहीं? इन सब चीजों से कोई, देखिए जो मेन नैरेटिव है, जो मुख्य रुझान है, उसको पकड़ना चाहिए हम लोगों को। मुख्य रुझान ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस जैनजी वाले मसले से और राम मंदिर की चढ़ावा चोरी वाले मसले से अपना दामन नहीं छुड़ा पा रही है। बिल्कुल, ये सब करने से नहीं होगा। कुछ भी आप करवाते रहिए, ये सब करने से कुछ नहीं, छापे पड़वा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा, कुछ नहीं होगा। माफी मंगवा दीजिए, किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दीजिए, कुछ गोदी मीडिया का प्रचार करवा दीजिए, कुछ भी करवा दीजिए, ये सब नहीं होगा। ये दो मुख्य रुझान हैं और ये दोनों रुझान भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्यों का परिणाम है, और भारतीय जनता पार्टी अपने ही कुकृत्यों में फंस गई है।
बिल्कुल सही। और देश की जो भविष्य की राजनीति वो तय करने वाला ये सीन बन गया, सीधे-सीधे बन गया और बिल्कुल। वही उसके आने लगे। शुक्रिया साहब ऐसे बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। नमस्कार। हम सुन रहे थे अभय दुबे साहब को और उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि अब ये खुद होकर फँसे हैं और अब जैसा फँसे हैं, उसे निकलना बेहद-बेहद कठिन है। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर हमारे इस वीडियो के कमेंट पर राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए और ये जो असली नकली जैन जी की लड़ाई, अभय जी ने उसको डिकोड किया और आप देख भी रहे हैं कि कौन असली जैन जी है, जो बिना सुविधा और बिना किसी जो तामझाम के खुद होकर पहुँच रहा है और दूसरी जो कोशिशें हो रही हैं जुटाने की, एक नकली जैन जी और उसको कहीं असली बताया जाएगा, तो खेल जो पीछे चल रहा है। सब पर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिए। अगर अच्छी लगे हमारी चर्चा, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। नमस्कार।